जय नमस्कार साथियों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल में। तो साथियों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी की सीरीज। टोटल आपको 10 वीडियोस मिलेंगे इसके ऊपर, जिसमें हम पूरा पॉलिटी खत्म कर लेंगे। 6 to 12 तक की एनसीईआरटी का निचोड़ रखा गया है, क्योंकि आपने एनटीए का जो सिलेबस जारी किया है एनटीए ने, वो आपने देखा होगा। तो उसमें उन्होंने स्पेशल मेंशन किया कि जो आपका सिलेबस रहेगा, आपका जो एग्ज़ाम का लेवल रहेगा, वो क्लास 12th लेवल का रहेगा। तो इसीलिए हम बीए के लिए पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पर आपके बीएससी, बीकॉम, एलएलबी सारे कोर्सेज़ के लिए चलाए जा रहे हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज़ को इनरोल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च करेंगे टारगेट गुरुकुल और उस ऐप को आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमारे पेड कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। हिंदी में क्या कहते हैं कि जो स्वतंत्र भारत है उसकी जो संविधान सभा है उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो साथियों, प्रेसिडेंट के लिए आपने दो लोगों का नाम सुना होगा, यानी कि चेयरमैन, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के दो चेयरमैन का नाम सुना होगा। एक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथियों, यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कौन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो हमारा एक आंसर हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्यों नहीं है। तो आपको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। किसके थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात करें क्या है पूरी कहानी, तो सुनिए। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उन्हें अपॉइंट किया गया था फर्स्ट चेयरमैन, टेम्परेरी। लेकिन कैसे थे? टेम्परेरी थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई 9 दिसंबर 1940 को। तो 9 दिसंबर 1940 को चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पर लेकिन ये कैसे थे? टेम्परेरी थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द चेयरमैन, बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 11 दिसंबर 1940। तो ये इन्हें 9 को बनाया और 11 दिसंबर को हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बना दिया। और ये कैसे थे? ये हमारे परमानेंट रहे। इसके बाद प्रोफेसर एच.सी. मुखर्जी वाज द वाइस प्रेसिडेंट। आपसे पूछ लेता है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो याद रखना जो एच.सी. मुखर्जी थे वो आपके वाइस प्रेसिडेंट थे, और ये वाइस चांसलर थे कहाँ के? कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। तो ये एक प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है। आप दोनों के बारे में याद रखना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी के बारे में। और डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मैंने आपको बताया कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का वह कौन सा व्यक्ति नहीं है। इनमें ये ऑप्शन थी, उसमें से कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें कौन नहीं था। तो याद रखना साथियों, ये कैबिनेट मिशन जो आया था वो भारत में संविधान बनाने के लिए आया था, संविधान सभा का प्रस्ताव देने के लिए आया था। तो इसमें कौन कौन थे? तो इसमें थे पैट्रिक लॉरेंस थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे, स्टॉफर्ड क्रिप्स थे, लेकिन विलियम वुड नहीं थे। थोड़ा सा बात करें कैबिनेट मिशन के बारे में कब आया, तो याद रखेंगे कैबिनेट मिशन जो आपका है, कैबिनेट मिशन कंसिस्ट ऑफ द 3 मेंबर्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इंडिया 24 मार्च 1946। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, और इसी के कैबिनेट मिशन पर ही हमने संविधान सभा बनाई। संविधान सभा हमारी कब बनी? तो 9 दिसंबर 1940 को। ये प्रश्न आपके बहुत ही बारीकी से पूछे जा सकते हैं, इसलिए डेट्स का याद रखना है। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आईडी हमारी टारगेट गुरुकुल। अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, टीम रोहित तोमर। टीम रोहित तोमर के नाम से आप इंस्टाग्राम पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। वहाँ आप शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से भी ये प्रश्न देख सकते हैं। अगर आपके इसके फुल लेंथ वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स पे इनरोल करना होगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या आपका द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 22 जुलाई 1947। द व्हील ऑफ नेशनल फ्लैग 21 स्पोक्स। द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग इज 3:4। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो केवल साथियों इसमें से एक ही स्टेटमेंट सही है, वो आपका द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई को हम झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद यहाँ पे 24 स्पॉक्स हैं नेशनल फ्लैग के अंदर,
और उसकी जो लेंथ होती है वो 4:3 होती है। ठीक है, यहाँ पे ये बारीकियों चीज़ों का ध्यान रखना है। सॉरी, ये 4:2 नहीं, 2:3 होता है। ये ब्रेथ होती है, लेंथ होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करें कि क्या है इंडिया। तो द कलर, ट्राई कलर ऑफ द फर्स्ट एक्सेप्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931, जो हमारा जो फ्लैग था 1931 में इंडियन कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया। 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया। द फ्लैग वाज डिजाइन बाई पिंगली वेंकैया। अब से ये पूछा जा सकता है कि जो भारत का जो झंडा है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन तैयार किया था। और इसका जो रेशियो है विड्थ और लेंथ का 2:3 है, और इसके अंदर 24 स्पोक्स हैं जो कि ब्लू कलर की हैं। ठीक है, तो साथियों हम एक एक प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर देना, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। नहीं तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं। इसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी जुडिशियल रिव्यू यानी कि आप इसमें न्यायिक, जैसे कोई चीज़ गलत लॉ बनाया गया तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप इसकी बात कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं। तो ये हमने कहाँ से लिया, तो यूएस के संविधान से हमने इसको अडॉप्ट किया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, यानी कि एंड एनी लॉ इनकंसिस्ट विथ इट इज कैन बी डिक्लेयर नल और वॉइड बाय द जुडिशियल। मान लो कोई भी लॉ गलत बन जाता है, अगर हमने उस पर जुडिशियल रिव्यू लगाया है तो जो हमारा जुडिशरी है वो उसको नल और वॉइड कर सकता है, मतलब उसको ख़त्म कर सकता है। ठीक है, कि ये गलत है तो उसको हटा देगा, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ बनाता है पार्लियामेंट और उसको अप्लाइड करता है, यानी कि उसको फोर्स में लाता है वो एग्जीक्यूटिव, और उसकी जांच पड़ताल करता है जुडिशरी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पेड कोर्स में पढ़ाई हुई हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ कब लिया। पहली बात तो ये प्रश्न बनता है कि क्या हमारे मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, तो आंसर है नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की हैं, और ये हमने ली हैं रसिया से। ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हमने कॉन्सेप्ट लिया वो रसिया से लिया है। तो क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़, थोड़ी सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानकारी ली जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसआरआर। नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन मेजर डेमोक्रेटिक्स कंटेन्स द ड्यूटीज़ ऑफ जापान, मतलब केवल भारत और जापान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। तो साथियों इससे आप क्या समझते हैं, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना चाहिए? अगर आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उन लोगों पर आप ड्यूटीज़ नहीं लगा सकते, लेकिन भारत में और जापान के अंदर ड्यूटीज़ हैं। तो याद रखना है, रसिया से कॉन्सेप्ट लिया है, 1976 में से ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, क्योंकि ओरिजिनली जो हमारा संविधान था उसके अंदर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। और ये किस सभा के कहने पर आए हैं, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये ऐड की गई हैं। जब हमने 1976 में हमने इन्हें ऐड किया था तो केवल हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, लेकिन अब 11 हैं। तो 11वीं कब ऐड हुई थी, तो 11वीं हुई थी 46वें संविधान संशोधन 2002, जिसमें राइट टू एजुकेशन को रखा गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, एजुकेशन विच इज इनिशियली सब्जेक्टेड बाय द लेटर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंकरेंट लिस्ट बाई। तो साथियों जो पहले अपना एजुकेशन था, 3 तरह की लिस्ट होती है, एक होती है स्टेट, एक सेंट्रल, एक कंकरेंट। तो आपसे पूछ रहा है कि एजुकेशन विच इज इनिशियली ए स्टेट सब्जेक्ट वाज लेटर ट्रांसफर्ड टू द कंकरेंट लिस्ट। जो आपका जो एजुकेशन था उसको कंकरेंट लिस्ट में किस संविधान संशोधन के द्वारा भेजा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भेजा गया था।
जो आपकी लिस्ट है उसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर देंगे तो मैं उसको दोबारा से आपको वीडियो दे दूँगा। द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976 brought about the major changes of Indian constitution. It is also led the education to the shift from state list to concurrent list. पहले जो एजुकेशन था वो स्टेट में था, लेकिन उसको हमने कंकरेंट में भेजी है। कंकरेंट में कौन कौन होते हैं? जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का रोल होता है। अगर स्टेट का है तो केवल पहले स्टेट का होता है और सेंट्रल का होता है सेंट्रल का, लेकिन अब इसको क्या कर दिया, कंकरेंट में भेज दिया। इसमें सेंट्रल भी अपने कोई रूल बना सकती है और स्टेट भी अपने रूल बना सकती है, लेकिन स्टेट रूल बनाएगी तो सेंट्रल से पहले परमिशन पास करवाना पड़ेगा, तो ये याद रखोगे आप लोग। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि जो आपका ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे, लेकिन अभी 450 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। तो साथियों ये आपकी वीडियोस थी छोटी सी पॉलिटी के ऊपर। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे टारगेट गुरुकुल और टेलीग्राम पर सर्च करेंगे टारगेट गुरुकुल। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।